सोचिए, एक बेहद इज्जतदार वकील, एक वादा और एक ऐसा सवाल जो किसी की भी दुनिया हिला दे कि आखिर एक इंसान का ज़मीर, उसकी आत्मा कब और कैसे टूटती है। आज हम उतरेंगे पंडित सीताराम चौबे की कहानी की गहराइयों में। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। बस ये एक आवाज, एक गूंज, यही आवाज पंडित सीताराम चौबे की पूरी जिंदगी का सच बन गई। जानते हैं ये क्या थी? ये एक चेतावनी थी, उनके अपने ही अपराध बोध की वो आवाज जो उनके बनाए हुए पूरे संसार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देती है। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, पंडित सीताराम चौबे। अरे कोई ऐसे वैसे वकील नहीं, मुरादाबाद के वकीलों के बेताज बादशाह थे वो, जिनका नाम ही आप समझिए कानून का दूसरा नाम माना जाता था। और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 30 सालों तक। जरा सोचिए इस सफर के बारे में। एक लड़का जो सिर्फ 15 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत करता है और कहाँ तक पहुंचता है। अपनी मेहनत के दम पर वो उस मुकाम पर पहुंचता है जहां हजारों की आमदनी, एक आलीशान हवेली और जमींदारी सब कुछ उनके कदमों में था। उनकी दुनिया न सिर्फ 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, सुबह की पहली किरण से लेकर आधी रात तक अदालत के कागजात और बस उनके बनाए हुए नियम। लेकिन देखिए, हर कामयाब इंसान के पीछे ना एक और कहानी होती है, और पंडित जी की कहानी का वो सबसे मजबूत हिस्सा थी उनकी पत्नी मंगला देवी। ये एक टीम थी, आप समझिए। जहां पंडित जी कमा रहे थे, वहीं मंगला जी उस कमाई को घर बना रही थीं। अरे उनकी सादगी और किफायत का आलम तो ये था कि सालों तक वो 3 रुपए के किराए के मकान में रहीं, ताकि पंडित जी की सफलता की नींव मजबूत हो सके। तो सब कुछ तो था, शोहरत थी, दौलत थी, एक भरी पूरी जिंदगी थी। लेकिन इस सब के बीच बस एक खालीपन था, एक ऐसी कमी जो दोनों पति पत्नी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और जानते वो खालीपन किस चीज का था? एक बेटी का। देखिए, पंडित जी का मानना था कि कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता, और इसके बिना मोक्ष अधूरा है। ये चाहत ना उनके दिल में एक टीस की तरह चुभती थी, खासकर जब उन्हें अपनी पहली बेटी की याद आती जो बचपन में ही गुजर गई थी। तो इस सूनेपन को भरने के लिए मंगला जी ने एक फैसला किया। वो अपनी 4 साल की छोटी सौतेली बहन बिन्नी को घर ले आईं। और बिन्नी, अरे वो तो एक नन्ही सी हवा के झोंके की तरह आई और उस खामोश घर में जैसे रौनक भर दी। अपनी मासूमियत से, अपनी चंचलता से वो कुछ ही दिनों में सबकी आंखों का तारा बन गई। और पंडित जी, जो अब तक सिर्फ कानून की सख्त बेजान किताबों में डूबे रहते थे, बिन्नी के आने से एकदम बदल गए। जानते हैं रिश्ता कब पक्का हुआ? जब एक दिन उन्होंने प्यार से पूछा, तू किसकी बेटी है? तो बिन्नी ने दौड़कर उनकी गोद को अपना जवाब बना लिया और कहा, मैं भैया की बेटी हूं। बस उसी पल वो रिश्ता तय हो गया, एक ऐसा रिश्ता जिसने उस घर के खालीपन को सच में भर दिया था। तो खैर, वक्त अपने रफ्तार से चलता रहा और वो छोटी सी बिन्नी देखते ही देखते बड़ी हो गई, सुंदर, सुशील और घर के हर काम में माहिर। पंडित जी ने भी अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय कर दिया था। घर में सोचिए, शहनाइयों की गूंज थी, दर्जी, सुनार, हलवाई, मतलब हर तरफ जश्न का माहौल था। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी की तारीख से ठीक 7 दिन पहले एक मामूली सा बुखार मंगला जी के लिए जानलेवा साबित हुआ। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर वो अपने सारे सपने, सारे अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए चली गईं। वो घर जहां खुशियां थीं, एक झटके में मातम के सन्नाटे में बदल गया। अपने आखिरी पलों में मंगला ने पंडित जी का हाथ पकड़कर उनसे एक वादा लिया। उन्होंने पूछा, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने रुंधे गले से जवाब दिया, मेरी बेटी। तो मंगला बोली, तो बस उसे हमेशा अपनी बेटी ही समझना और इसी साल उसका ब्याह कर देना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी, एक ऐसा बोझ जो पंडित जी के भविष्य पर हमेशा के लिए पड़ने वाला था। देखिए, मंगला की मौत ने पंडित जी को सिर्फ अकेला नहीं किया, इसने तो जैसे उनकी दुनिया की नींव ही हिला दी। सोचिए, वो इंसान जो कानून और तर्क पर जीता था, अब अपने ही मन के अंधेरों में खोने लगा था। और यहीं से उनके अंदर एक बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू होता है। उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लिया। अदालत, मुवक्किल, दोस्त, सब कुछ पीछे छूट गया। अब उनकी दुनिया सिमटकर सिर्फ एक इंसान तक रह गई थी, बिन्नी। और बिन्नी भी क्या करती?
एक सच्ची बेटी की तरह वो उनकी देखभाल में जुट गई, उन्हें कहानियां सुनाना, जिद करके खाना खिलाना। उसने अपनी पूरी दुनिया ही जैसे उनके इर्द गिर्द बना ली थी। और शायद इसी करीबी और निर्भरता ने धीरे धीरे रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। मंगला के रहते हुए बिन्नी क्या थी? एक बालिका थी, एक बेटी। लेकिन अब अकेलेपन और दुख के साये में पंडित जी की नजरों में वो पिता पुत्री का पवित्र भाव धुंधलाने लगा। बिन्नी अब उन्हें एक बेटी नहीं बल्कि एक रूपवती युवती दिखने लगी थी। और इस फिसलते हुए नैतिक धरातल को और ज्यादा फिसलन भरा बना दिया बिन्नी की माँ ने। हुआ ये कि जब पंडित जी अपने ससुराल पहुंचे तो उनकी सास ने उनकी इस कमजोर हालत में एक मौका देखा। देखिए, ये वो दौर था जहां औरतों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मर्दों पर ही निर्भर करती थी। तो उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हर लिहाज से गलत था। उन्होंने कहा कि पंडित जी ही बिन्नी से विवाह कर लें। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक भावनात्मक जाल था। इसके बाद क्या हुआ? माँ ने बिन्नी के सामने कर्तव्य और त्याग का वही पुराना हथियार इस्तेमाल किया। उसे समझाया गया कि ये शादी उसकी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि उस इंसान की जान बचाने के लिए है जिसे उसने हमेशा पिता माना है। और बिन्नी बेचारी उस मासूम उम्र में कर्तव्य के इस भारी बोझ के नीचे दब गई और अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। तो शादी हो गई। पंडित जी ने खुद को दूल्हे की तरह सजाया, जैसे मानो गुजरे हुए वक्त को वापस लाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये जो बाहरी चमक दमक थी ना, वो उनके अंदर पल रहे अपराध बोध के अंधेरे को छिपा नहीं सकती थी। उस रात घर में जश्न नहीं था, एक अनकहा भारी तनाव था। कमरे के अंदर गहनों के बोझ तले दबी बिन्नी बस एक ही बात सोच रही थी, मैं उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगी जिनकी गोद में खेली हूं। उसके मन में कोई अरमान नहीं था, कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सी घबराहट थी। और तभी पंडित जी कमरे में आए और उन्होंने बिन्नी का हाथ पकड़ा। और ठीक उसी लम्हे सब कुछ बदल गया। पंडित जी की आंखें डर से फैल गईं और वो एक झटके में पीछे हट गए। उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। खिड़की से मंगला झांक रही थी, कोई परछाई नहीं, कोई वहम नहीं, बल्कि जीती जागती मंगला जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। पंडित जी डर से कांपने लगे। बिन्नी को तो कुछ नहीं दिखा, पर पंडित जी के लिए वो हकीकत थी। कुछ देर बाद वो साया फिर दिखा, पर इस बार मंगला की आंखों में गुस्सा नहीं था, एक भयानक हंसी थी, जैसे वो इस पूरे तमाशे पर, पंडित जी की लाचारी पर कह कहे लगा रही हो। और ये नजारा गुस्से से भी कहीं ज्यादा डरावना था। और फिर वो आवाज गूंजी जिसने इस कहानी को शुरू किया था, एक ऐसी आवाज जो कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि उनके अपने ज़मीर से, उनके अंदर से आ रही थी। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। बस ये सुनना था कि पंडित जी की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने कानों पर हाथ रखे, वो चीखे और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उनका मन, उनका ज़मीर पूरी तरह टूट चुका था। और बस ये पंडित चौबे के नैतिक पतन का आखिरी पड़ाव था। उनका अपराध बोध, उनका गिल्ट इतना हावी हो गया कि उसने हकीकत का रूप ले लिया। अब वो भूत असली था या नहीं, ये सवाल तो बेमानी हो गया था, क्योंकि पंडित जी के लिए मंगला की वो छवि ही उनका सच बन चुकी थी, उनके टूटे हुए वादे की, उनके टूटे हुए ज़मीर की एक जिंदा निशानी। तो आखिर ये कहानी हमें दिखाती क्या है? ये दिखाती है अपराध बोध की ताकत, कि कैसे वो इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है। ये दिखाती है कि अकेलापन और दुख कैसे सही और गलत के बीच की लकीर को धुंधला सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कहानी दिखाती है कर्तव्य के नाम पर हुए एक बलिदान की बहुत बड़ी त्रासदी को। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, पंडित चौबे को जो दिखा वो क्या था? एक पत्नी के श्राप का भूत, या फिर उनके अपने ही टूटे हुए ज़मीर का आईना? ये कहानी हमें इंसानी मन की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करती है, नैतिकता की उन नाजुक सीमाओं पर और रिश्तों की उलझी हुई सच्चाइयों पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।